आज हम सरकार को बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। तो आखिर इस बिल से क्या बदलेगा, इस पर बात तो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल महिलाओं को सदन में 33% का आरक्षण देता है। महिलाओं के कोटे के अंदर ही SC/ST कोटा भी शामिल है इसमें, यानी इसके बाद हर 3 में से 1 सीट पर महिला उम्मीदवार का होना अनिवार्य हो जाएगा। इसको लागू करने से पहले परिसीमन के साथ सीटों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण भी होगा और बिल के तहत 15 साल के लिए आरक्षण होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है और परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बारी बारी से बदली भी जाएंगी। अब आपने ये तो समझ लिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे सदन की तस्वीर को नया रंग देगा। सियासत को सिरे से बदलने वाला ये अधिनियम सियासी तौर पर भी भारत की राजनीति में अपना असर दिखाएगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हाल ही में कुछ चुनाव की किताबों को या उनके पन्नों को पलटकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही का बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। 71% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या आपको पता है कितनी थी? 63% ओनली। ये गैप दिखाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर राजनीति और जो राजनीति में वोट मांग रहे हैं उनका भविष्य तय कर रहे हैं। और फिर नीतीश कुमार ने इन्हीं चुनाव में करीब 2.7 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए। अच्छा, आप तो जानते हैं कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, तो जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, वो दिए नहीं गए हैं, वो देने पड़े हैं, क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए था। बिहार में लगभग 1.4 CR महिलाएं, 1.4 करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हैं, जो बहुत बड़ा संगठित वोट बैंक बन चुकी हैं और इनका झुकाव सत्ता की दिशा तय करता है। शराबबंदी याद होगा आपको, शराबबंदी जिसने नीतीश कुमार को बहुत पॉपुलर बना दिया था। शराबबंदी जैसी योजनाएं महिलाओं को साइलेंट वोटर बना देती हैं, जबकि शराब से बहुत बड़ा राजस्व आता है, किसी भी स्टेट को बड़ा टैक्स मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार जैसे राज्य में जहां फैक्ट्रीज नहीं होती वहां शराबबंदी जैसा फैसला लेकर महिलाओं को अपने खाते में ले लिया वोट की राजनीति में। और डेटा बताता है कि जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया वहां एनडीए खासकर जेडीयू का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। और इसी तरह महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 2024 में 65% से ज्यादा महिलाएं वोट देने के लिए आगे आईं और ये संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा रही। और बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे भेजती रही और दिल्ली में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के पीछे भी महिलाओं का हाथ रहा। यहाँ भी पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स ने घर की चारदीवारियों को छोड़कर सत्ता की दिशा तय करने में भूमिका निभाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे इलाकों में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। वहां की महिलाओं ने राशन, पानी, महंगाई जैसी बुनियादी मुद्दों पर पार्टियों की किस्मत तय की। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना ने बीजेपी को नहीं, हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी दोबारा सौंप दी। सिर्फ वहां पर भी क्योंकि महिलाओं का जो झुकाव था वो हेमंत सोरेन की तरफ था, तो जेएमएम जीत गई। तो इस उदाहरण ने दिखाया कि किस तरीके से महिला का झुकाव जिस तरफ है, सत्ता की चाबी, सत्ता की कुर्सी उसके पास ही जाती है। और देखिएगा, बंगाल में भी हमें दरकिनार करने की हिम्मत किसी सियासी पार्टी में नहीं है। सबके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए आप, कोई सुरक्षा के दावे तो कोई महिलाओं के खाते में पैसे और तमाम चीजें। इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूं कि ये आपको यूं ही नहीं मिला रिजर्वेशन, आपको ये इसलिए मिला है कि अब आपने अपनी ताकत
सियासत को याद दिलाती है। और यही वजह है कि सत्ता की बागदौड़ को मजबूती से थामे सियासी दल महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का पिटारा लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि क्या ये बदलाव हमें सिर्फ एक वोट बैंक तो नहीं बना रहा? एक बार फिर मैं ये सवाल करूंगी कि क्या ये बदलाव हमें सिर्फ नंबर बना के तो नहीं छोड़ देगा? क्या हमारे देश में आज भी हमें एक ऑब्जेक्टिव है जिसका मकसद वोट हासिल करना है? ये बात हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या झांसी की रानी सरोजनी नायडू, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले जैसी वीरांगनाओं के देश में कभी महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखना खत्म होगा क्या? मैं ये बदलाव देखना चाहती हूँ। मैं राजनीति के गलियारों में घूमती हूँ, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाती हूँ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मिलती हूँ, पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमती हूँ और पार्लियामेंट में रहकर ये देखती हूँ कि महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन ज़्यादातर उनको वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है।